गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था वो था रेशियो टू ट्रेंड मेथड। आज हम करेंगे रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। तो पहले तो उसकी थ्योरी है, फिर उसके बाद थोड़ा उसका जो इक्वेशन है वो देखेंगे हम। तो एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, मूविंग एवरेज एलिमिनेट पीरियोडिक मूवमेंट if the extent is equal to the period of oscillation moment sought to be eliminated। हमने पहले पढ़ा था कि हम मूविंग एवरेज जब निकाल रहे हैं तो वो किसको एलिमिनेट कर रही है, पीरियोडिक मूवमेंट को कर रही है। Thus for a monthly data, a 12-month moving average should be completely eliminate the seasonal movement if they are of constant pattern and intensity। तो 12 मंथ डाटा के लिए जो मूविंग एवरेज है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देगी किसको, सीजनल मूवमेंट को, अगर वो क्या है एक कांस्टेंट पैटर्न में है या इंटेंसिटी में है। तो इसका मतलब क्या है कि पीरियोडिक मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। द मेथड ऑफ गेटिंग सीजनल इंडिसेस बाय द मूविंग एवरेज इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। तो रेशियो टू मूविंग एवरेज में हम जो सीजनल इंडिसेस हैं उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं वो देखो। फर्स्ट क्या करना है हमें, कैलकुलेट द 12 सेंटर्ड मंथली एवरेज ऑफ द डेटा। पहले हम क्या करेंगे, जो 12 कैलकुलेट करेंगे जो सेंटर्ड 12 मंथ मूविंग एवरेज है, मतलब हमारे पास 12 मंथ का डेटा गिवन होगा, उसमें से मूविंग एवरेज निकालेंगे 12 मंथ की। ठीक है। दिस मूविंग एवरेज वैल्यू गिव द एस्टिमेट ऑफ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रेंड एंड साइक्लिक वेरिएशन। तो ये जो मूविंग एवरेज आएगी ये हमें कंबाइंड इफेक्ट देगी किसका, ट्रेंड का और साइक्लिक वेरिएशन का। ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है ये, एक्सप्रेस द ओरिजिनल डेटा except for 6 months in the beginning and 6 months at the end as percentage of the centered moving average value। हम जो ओरिजिनल डाटा गिवन होगा उसमें फर्स्ट 6 मंथ के तो बिगिनिंग में छोड़ देंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में देखो, हमारे पास 3 ईयर के डेटा गिवन है 2002 के लिए, 3 के लिए एंड 4 के लिए। जब इनकी हम मूविंग एवरेज निकालेंगे तो हम 6 मंथ मूविंग एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ से पहले 6 मंथ डेटा है उनकी एवरेज हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ नोट डाउन लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस 6 मंथ और लास्ट 6 मंथ इनकी एक सेकेंड। तो जो हमारे प्रीवियस 6 मंथ है और जो लास्ट 6 मंथ है इनके ये डाटा हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर रहे हैं, मतलब कि ये हमारे मूविंग एवरेज में क्या आ रहे हैं, एज ए एवरेज आ रहे हैं, मतलब बिगिनिंग और एंड पे ये हमारे क्या हो गए, एक्सक्लूड हो गए, है ना। अब इसके बाद जस्ट अ सेकेंड, तो इसके बाद क्या कर रहा है, उसको जो 6 मंथ बिगिनिंग में छोड़ के और 6 मंथ एंड में छोड़ के हमें क्या करना है, जो ओरिजिनल डाटा है उसको परसेंटेज की फॉर्म में दिखाना है। किसकी, सेंटर्ड मूविंग एवरेज वैल्यू की परसेंटेज, एज ए परसेंटेज ऑफ सेंटर्ड मूविंग एवरेज वैल्यू। Using multiplicative model, these percentage would then represent the seasonal and irregular component। पहले तो क्या किया था, जब हमने मूविंग एवरेज निकाला था तो हमारे पास कंबाइंड इफेक्ट आया था किसका, ट्रेंड और साइक्लिक वेरिएशन का। जब हम उनकी परसेंटेज निकालेंगे तो हमारे पास ये जो परसेंटेज वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, सीजनल और इरेगुलर कंपोनेंट्स में आ जाएगी। ठीक है। The preliminary seasonal indices are now obtained by eliminating the irregular और random component by averaging these percentage। फिर हम क्या करेंगे, ये जो परसेंटेज आई उनकी एवरेज ले लेंगे और वो एवरेज किसको एलिमिनेट कर देगी, इरेगुलर और रैंडम कंपोनेंट्स को क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी, और हमें क्या मिलेगा, सीजनल इंडिसेस मिल जाएंगी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो स्टेप हमने किए इसमें देन इधर अरिथमेटिक मीन और मीडियन कैन बी यूज टू फॉर एवरेजिंग। जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो उसमें या तो अरिथमेटिक मीन यूज कर सकते हैं या फिर मीडियन यूज कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ है, द सम ऑफ दीज इंडिसेस एस विल नॉट इन जनरल बी 12,000 नॉट 400 फॉर मंथली और क्वार्टरली डाटा। तो जब हमारे ये सीजनल इंडिसेस आ जाएंगे तो इन सब का जब हम सम निकालेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास क्या आए, 1200 आए। 1200 किसके लिए आएगा, जब हम 12 मंथ्स का कर रहे हैं। जब हम किसका करेंगे, जब हम 12 मंथ्स का करेंगे तो जो सीजनल इंडिसेस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1200। 4 मंथ का करेंगे तो वो कितना होना चाहिए, 400। पर ये बोल रहा है कि जब हम इनका एवरेज निकालते हैं फिर एवरेज निकाल के जो सम करेंगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि 1200 और 400 आए। तो हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। वो एडजस्टमेंट कैसे करते हैं हम, करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करके। तो करेक्शन फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमने रेशियो टू ट्रेंड में भी किया था, मूविंग एवरेज ट्रेंड में। ठीक है। करेक्शन फैक्टर कैसे निकलता है हमारा,
जो ये हमारी ओरिजिनल डेटा है, मतलब कि 1200 डिवाइड बाय क्या कर देंगे, जो सीजनल इंडिसेस हमारी आई है, जैसे कि 1200 तो ये था ही 12 मंथ के लिए होता ही होता है, और सीजनल इंडिसेस जो उनका सम आया था वो मान लो कि 1204 कुछ आया, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो एक करेक्शन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। उस करेक्शन फैक्टर के से डिनोट करते हैं, उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो हमारी सीजनल इंडिसेस आई थी उनके साथ, जिससे हमें क्या मिलेगा, एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये तो है इसका प्रोसीजर, ये प्रोसीजर आपको क्वेश्चन से एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, ये देखो, ऑफ ऑल द मेथड ऑफ मेजरिंग सीजनल वेरिएशन रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड इज़ द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री। अब हमने जितने भी मेथड किए हैं सीजनल वेरिएशन के, उनमें से सबसे बेस्ट जो मेथड है वो क्या है, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। ये सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है क्योंकि एक तो फ्लेक्सिबल है और वाइडली यूज्ड मेथड है, और ये एस्टिमेट करता है सीजनल फ्लक्चुएशन को इन टाइम सीरीज बिकॉज इट आयरन्स आउट बोथ, ये किसको एलिमिनेट कर देता है, ट्रेंड को और साइक्लिक कंपोनेंट्स को फ्रॉम द इंडिसेस ऑफ सीजनल वेरिएशन, ठीक है। और साथ साथ एक तो मेरिट क्या होगी इसकी कि ये एक तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, साथ में क्या करता है, ट्रेंड को और साइक्लिक कंपोनेंट्स को क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। दूसरी, अब इसकी कोई ड्रॉबैक्स भी होगी। ड्रॉबैक क्या है, हाउएवर एन ऑब्वियस ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज दैट देयर इज अ लॉस ऑफ सम ट्रेंड वैल्यूज़। इसमें कुछ ट्रेंड वैल्यूज़ का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है इन द बिगनिंग एंड एट द एंड। जैसे मैंने बताया था कि 6 मंथ का तो बिगनिंग में छोड़ देते हैं हम, 6 मंथ का किस में, एंड में हमारा एक्सक्लूड हो जाता है, तो वहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है ट्रेंड वैल्यू किसके लिए, स्टार्टिंग में कुछ वैल्यूज़ के लिए और एंड में कुछ वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। सीजनल इंडिसेस में अगर 12 मंथ का ले रहे हैं तो 6 मंथ स्टार्टिंग में और 6 मंथ किस में, लास्ट में, तो वो हमारे लिए क्या बन सकती है, एक ड्रॉबैक बन सकती है। अब इसके बेस पे जो एग्जाम्पल है वो देखो, ये देखो इसने दिया ये एग्जाम्पल, अप्लाई द रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड टू एसरटेन सीजनल इंडिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सीजनल इंडिसेस निकालना हमने इस फॉलोइंग डेटा का, हमारे पास 3 साल का डेटा गिवन है, ईयर एंड मंथ्स, जो 2002 ईयर है उसके मंथ्स गिवन है, जैन फेब मार्च अप्रैल दिसंबर तक, और उसका नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग ए प्लेस इज़ ऑफ इंटरेस्ट। नंबर ऑफ पर्सन है जो एक प्लेस पे क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, जनवरी मंथ में 90 कर रहे हैं, 85 कर रहे हैं, 70, और ये हमारे पास डेटा गिवन है 2002 के लिए। ऐसे ही 2003 के लिए गिवन है, ऐसे ही 2004 के लिए गिवन है। हमें क्या निकालना है, सीजनल इंडिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हम क्या करेंगे, पहले तो इन ईयर्स को जो 2002 के ईयर्स हैं और फिर 2002 ईयर की जो मंथ है उनका डेटा, साथ में उसको कंबाइन करके किसके लिखे, सबको कंबाइन करके लिख देंगे। यहाँ पे 2003 का स्टार्ट हो जाएगा, फिर दिसंबर के बाद 2004 का स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को कंबाइन करके लिख देंगे, ठीक है। हम इस डेटा को पूरा कंबाइन करके लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लेना है क्या, 12 पॉइंट मूविंग एवरेज टोटल। अब 12 पॉइंट मूविंग एवरेज टोटल लेना है तो क्या करना है, 12 पॉइंट मूविंग एवरेज टोटल ले रहे हैं तो जो हमारे 12 मंथ का डेटा है उसका क्या करेंगे, सम करेंगे। सबसे पहले इस 12 मंथ की डेटा का क्या करेंगे, सम करेंगे, इसको मिडल वैल्यू, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे किससे, जैसे अगर हम मूविंग एवरेज निकाल रहे थे, मैंने कहा था कि अगर हम 4th ईयरली मूविंग एवरेज निकालते हैं तो जो पहले 4 डेटा होंगे जैसे 20, 30, 40, 50, इनका क्या करेंगे, एवरेज करेंगे, इनका सम करेंगे। सम क्या आ जाएगा इनका, 5, 4, 9 और 12 और 14, ठीक है, 140 ये आ गया। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से, तो ये कितना रहेगा 35, और ये 35 किसके बीच में आ जाएगा, इन दो वैल्यूज़ के बीच में, क्योंकि अब हमारा क्या है, इवन नंबर ऑफ केसेस है, तो 35 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ये दो वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी, एक्सक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 12 पॉइंट मूविंग एवरेज निकाल लिया, पहले इन सब का सम किया और कहाँ लिख दिया, जून और जुलाई के बीच में, क्योंकि यहीं पे हमारा क्या बन रहा है, 6 मंथ बन रहे हैं, मतलब 12, यहाँ तो अक्टूबर तक था, यहाँ से देखेंगे अब दिसंबर तक हमारा यहाँ जाता है, ठीक है। तो 12 पॉइंट मूविंग एवरेज जो आई उसको हमने मूविंग टोटल, पहले हम क्या लिख रहे हैं, मूविंग टोटल, तो यहाँ पे हमने मूविंग टोटल लिख दिया
फर्स्ट 12 जो हमारे 12 जो मंथ हैं उनका। फिर उसके बाद नेक्स्ट 12 मंथ्स कितने हो जाएंगे, 85 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएंगे हम, जनवरी 2003 तक जाएंगे। ठीक है, उसकी मूविंग टोटल यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही हम लास्ट तक करेंगे तो लास्ट में हमारे जो मूविंग टोटल आएंगे वो यहाँ तक आएंगे। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि फर्स्ट 6 मंथ एक्सक्लूड बिगनिंग में हो गए और फर्स्ट 6 मंथ एक्सक्लूड कहाँ हो गए, एंडिंग में हो गए। ठीक है, बिगनिंग और एंड में फर्स्ट 6 मंथ क्या हो गए हमारे, एक्सक्लूड हो गए। अब क्या करना है हमें, इन 12 पॉइंट मूविंग एवरेज की इन मूविंग टोटल की एवरेज निकालनी है। तो क्या करेंगे, इस डेटा को डिवाइड कर देंगे किससे, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, फिर ये आएगी, इन सब को क्या कर दिया, 12 से डिवाइड कर दिया। 12 से डिवाइड कर दिया तो अब एक बात नोट करने की है कि ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखे हैं हमने, इनकी मिड वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग लिखे हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है ना। ये यहाँ पे जैसे 2001 था, यहाँ 2002 था, यहाँ 3 था, अब ये 2 और 3 के बीच में लिखा है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर फिक्स करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग इसको लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सेंटर्ड 12 पॉइंट सेंटर्ड एवरेज निकालेंगे। तो वो 12 पॉइंट सेंटर्ड एवरेज कैसे निकलेगी, इन दो का सम किया और किसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे इसको, अब हम जुलाई के कॉरस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा और इनका सम करके एवरेज। ठीक है, 74 प्लस 83, यहाँ पे क्या करेंगे 74, ये जो 2 पॉइंट है 74 प्लस 74.83 प्लस 75.67 डिवाइड बाई 2। आप ये कर चुके हो। जब हम क्या करते हैं, किसी एक ईयर की कॉरस्पॉन्डिंग जब हमें वैल्यू को पुट करना है तो सेंटर्ड करते हैं कैसे, इन दो की एवरेज ली और जून ये किसके बीच में थे, ये जो वैल्यू थी हमारी ये किसके बीच में थी, जून और जुलाई के बीच में थी, और ये जो वैल्यू थी वो किसके बीच में थी, ये जो एवरेज थी वो जुलाई और अगस्त के बीच में थी, है ना। जो हमारी फर्स्ट एवरेज थी वो किसके बीच में थी, जून और जुलाई के बीच में, और सेकंड थी वो जुलाई और अगस्त के बीच में थी। तो जो मिड टर्म बनेगी वो इनकी क्या बनेगी, जुलाई। तो जुलाई के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी क्या आ जाएगी, 12 मंथ मूविंग एवरेज सेंटर्ड आ जाएगी। ठीक है, तो ये निकालने के बाद अब हमें क्या निकालना है, रेशियो टू मूविंग एवरेज। देखो इन्होंने फर्स्ट स्टेप में यही बोला है कि 12 मंथ मूविंग एवरेज निकालनी है पहले, फिर हम क्या करेंगे फिर उसके बाद हम क्या निकालते हैं, उसकी परसेंटेज। ये सब निकालने के बाद क्या निकालना है हमें, उनका परसेंटेज वैल्यू निकालनी है कि परसेंटेज कितनी आती है। तो पहले हम देखो रेशियो टू मूविंग एवरेज निकालेंगे। रेशियो टू मूविंग एवरेज कैसे आएगी, जो हमारी रेशियो टू मूविंग एवरेज, आपको पता है कि हम परसेंटेज कैसे निकालते थे, जो ओरिजिनल वैल्यू गिवन है डिवाइड बाई जो हमने एवरेज से निकाली है इनटू 100। ओरिजिनल को चलो इससे डिनोट करते हैं, इसको पी से करते थे हम, इनटू 100, तो ये इसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी ना। तो ओरिजिनल वैल्यू देखो जो हमारी हमने कैलकुलेट की है वो कितनी है, 75.3, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, जुलाई के कॉरस्पॉन्डिंग। देखो जो हमने कैलकुलेट की है वो कितनी की है, जुलाई के कॉरस्पॉन्डिंग 75.3 है ना। जुलाई की कॉरस्पॉन्डिंग कितनी होगी, 75.3, और जुलाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, 30। तो क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू 30 डिवाइड बाई 75.3 इंटू 100। तो ये जो आएगी ये क्या आ जाएगी, परसेंटेज जिसको बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, रेशियो टू मूविंग एवरेज। ठीक है, रेशियो टू मूविंग एवरेज, या इसको परसेंटेज भी बोल देंगे, परसेंटेज मूविंग एवरेज। तो यहाँ देखो 39.8 आ गई फर्स्ट। सेकंड कैसे आएगी, सेकंड आएगी किसके कॉरस्पॉन्डिंग, अगस्त की कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है सेकंड हमारी। तो अगस्त की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 40 डिवाइड बाई, ये कैसे निकाली हमने, 30 डिवाइड बाई 75.3 इंटू 100, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ आ जाती है। इसको कैसे निकालेंगे, 40 डिवाइड बाई 75.8 इंटू 100, ऐसे करके हम सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ये सब वैल्यू निकालने के बाद देखो इस टेबल में, ये कंप्लीट टेबल हो गई हमारी, ये हमने हर एक मंथ के लिए ये निकाल ली। तो फर्स्ट 6 मंथ के लिए यहाँ पे भी एक्सक्लूड हो गई और फर्स्ट 6 मंथ लास्ट 6 मंथ के लिए भी एक्सक्लूड होगी, मतलब कि कोई ट्रेंड वैल्यू नहीं आई हमारी। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इनको कंप्लीट मतलब एक साथ लिखेंगे। कैसे, जैन फेब मार्च मंथ लिख लिए यहाँ पे। 2002 के लिए हमारी कहाँ से शुरू हो रही है, देखो जब हम 2002 का देखें
कॉरस्पॉन्डिंग टू 2002, तो जुलाई से शुरू हो रही है ना। जुलाई से हमारी मूविंग एवरेज आई 39.8, यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अगस्त के लिए आई 52.8, नोट डाउन कर दिया। सितंबर के लिए आई 91.9, अक्टूबर के लिए आई 157.1, यहाँ तक लिख दिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे नवंबर की इसकी आई है 150.3 और दिसंबर की कितनी आई है 154.0, तो यहाँ पे हमने दिसंबर तक इसकी लिख दी। ऐसे ही हम क्या करेंगे 2003 के लिए। अब आप अगर एक चीज़ नोट करोगे तो 2003 के हर एक मंथ के लिए हमारे पास क्या आई है, मूविंग एवरेज आई है। ठीक है, परसेंटेज मूविंग एवरेज किसके लिए, मतलब सीजनल जो इंडिसेस हमने निकाले हैं वो किसके लिए आया है, 2003 के हर एक मंथ के लिए आया है। तो यहाँ पे लिख दिया मूविंग एवरेज लिख दी, सॉरी ये मूविंग एवरेज है। उसके बाद 2004 के लिए लिख देंगे ऐसे ही। 2004 की कॉरस्पॉन्डिंग किस में है, जनवरी के कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है, फेब की कॉरस्पॉन्डिंग मार्च, अप्रैल, मई, जून और कहाँ तक हमारी जून तक आ रही है। ठीक है, ये जून तक आ गई। अब इन सब का सीजनल इंडिसेस कैसे निकलेगा, इन सब का अरिथमेटिक मीन ले लेंगे हम। 130.4 प्लस 138, ये कैसे निकला 130, ये वाला 130.4 प्लस 138.9 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2, तो इससे हमारी फर्स्ट मूविंग एवरेज आ जाएगी। ठीक है, सेकंड कैसे आएगी 150, यहाँ लिख रही हूँ मैं, सेकंड आएगी ये वाले इन दोनों का एडिशन और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2। ठीक है, 115.9 प्लस 117.0 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारी सेकंड सीजनल क्या आ जाएगी इंडिसेस, सीजनल इंडिसेस सेकंड वाली आ गई। थर्ड कैसे आएगी 96.5 प्लस 97.6, इसको ऐड कर दिया। फिर इसको इनका एवरेज लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इनको ऐड करके यहाँ पे जब इनको करेंगे तो ये 2 आ जाएंगे, दोनों का एडिशन प्लस और साथ में क्या करेंगे उनकी एवरेज निकाल देंगे, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ गई। तो ये वैल्यू लिख के इन सब का सम जब किया तो वो क्या आया हमारा सीजनल इंडिसेस। अब उसने लास्ट पॉइंट में ये बोला था, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे सीजनल इंडिसेस ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, जो इरेगुलर और रैंडम कंपोनेंट को क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। अब ये जो हमें सम मिला इन इंडिसेस का, ये जो सम मिला वो कितना है 1197.9। अब ये यही बात बोल रहा था कि जो सम मिलेगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमें कितना मिले प्रॉपर 1200 या 1400 मिले। 1200 किसके लिए, ईयर के लिए, और 1400 किसके लिए, क्वार्टरली के लिए। ठीक है, तो अगर वो नहीं मिलता हमें 1200 मतलब 1200 नहीं मिला तो क्या करते हैं हम इसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करते हैं कैसे, करेक्शन फैक्टर निकाल के। तो करेक्शन फैक्टर कैसे निकलता है, मैंने बताया था करेक्शन फैक्टर निकलता है हमारा जो 12, अगर हम 12 मंथ्स के लिए निकाल रहे हैं तो 1200 डिवाइड बाई क्या कर देंगे सम ऑफ सीजनल इंडिसेस, सम ऑफ सीजनल इंडिसेस। तो यहाँ पे सम ऑफ सीजनल इंडिसेस क्या आया हमारा 1200 डिवाइड बाई सम ऑफ सीजनल इंडिसेस क्या है 1197.7, और यहाँ से जो करेक्शन फैक्टर के की वैल्यू आई वो कितनी आई 1.0019। ठीक है, ये करेक्शन फैक्टर आ गया। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस। एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस कैसे निकलेंगे, ये जो सीजनल इंडिसेस आए हमारे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, करेक्शन फैक्टर से। तो ये जैसे 130, ये था 134.7, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1.0019 से। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा 135.0। फिर इसको कर देंगे, फिर इसको 116.5 को किससे कर देंगे 1.0019, मतलब करेक्शन फैक्टर से इन सारे के सारे सीजनल इंडिसेस को करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस। फिर उसका जब सम करेंगे तो वो हमारा किसके अप्रोच आएगा, किसको अप्रोच कर जाएगा 1200 को। ठीक है, तो ये ऐसे निकलता है सीजनल इंडिसेस।